रात 10 बजे के बाद कैसे पलटा गेम, कैसे बीजेपी के सामने इतनी बड़ी चुनौती दे गए उद्धव ठाकरे। दोस्तों, टीवी में जो बीएमसी चुनाव को लेकर चल रहा है और एक्चुअली में जो आंकड़े हैं उसमें इतना बड़ा फर्क है कि मुझे वाकई में हंसी आ रही है कि जो गटर मीडिया है वो चुनावी विश्लेषण करना भी ठीक से भूल गई है क्या। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने न केवल अपना कब्जा, अपनी धाक जमाई, बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने बूते ये साबित किया कि वो महाराष्ट्र में ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर बीजेपी को इस लेवल पर इतनी बड़ी जीत दिला सकते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि मुंबई का किंग कौन, इस सवाल का जवाब भी मुंबईकरों ने जिस तरह से दिया है वो बड़ी होशियारी से गटर मीडिया आपको छुपा करेगी। आपको जानकर कतई हैरानी नहीं होगी दोस्तों, कतई हैरानी नहीं होगी कि कल रात 10 बजे तक, जी हाँ, रात के 10 बजे तक फाइनल आंकड़े बीएमसी के नहीं आए थे। सोचिए, इतने करोड़ों रुपए हमारे देश में चुनाव में खर्च हो रहे हैं, मशीनों के अत्याधुनिक होने की बात कही जा रही है, जबकि रात के 10 बजे तक फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं। अब जो फाइनल आंकड़े आए हैं सुबह होते होते, उसमें जो टोटल आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ दोस्तों, केवल बीएमसी का, मुंबई का, उसमें बीजेपी को मिली है 88 सीटें, 88। दोस्तों, एकनाथ शिंदे के लिए तो एक बहुत ही शर्म की बात है ये कि उनकी पार्टी की केवल 28 सीटें आ रही हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिली हैं 66 सीटें। और यहाँ पर सबसे हैरान जिसने किया है वो है कांग्रेस पार्टी जिसने चुनाव ही नहीं लड़ा, जिसने अपने कैंडिडेट को मात्र 2 लाख रुपए देकर निपटा दिया पूरा। ये जो कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से चुनाव से पहले ही हार मान ली थी, उसने अप्रत्याशित तौर पर 24 सीटें जीत ली हैं। विच इज अ सरप्राइज। कांग्रेस पार्टी से तो 24 की उम्मीद भी नहीं थी बीएमसी के अंदर। और एमएनएस राज ठाकरे ने 6 सीटें। यानी कि इतना शोर, इतना हल्ला, लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की चीज नहीं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक एक वार्ड में अपने कैंडिडेट को 5-5 करोड़ बांटे हैं, तो भी बीजेपी 88 पर आई है। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, 2017 में जो आखिरी बार बीएमसी का चुनाव हुआ था, तब बीजेपी के पास 82 सीटें थी, 82। और अब 2026 आते आते जब बीएमसी का चुनाव हुआ तो बीजेपी के पास 88 सीटें आई हैं। इतना सब कुछ हो गया इन सालों में। क्या क्या हुआ? शिवसेना टूट गई, शरद पवार की पार्टी टूट गई, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद करके पहले उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, उसके बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया, फिर दोबारा से ये रेसिप्रोकल हो गया सब, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन गए, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। बीजेपी ने अपार ताकत झोंक दी, साम दाम दंड भेद से आगे भी कुछ होता है तो वो भी कर लिया। ऐसे ऐसे खबरें हमने सुनी कि बीजेपी ने कांग्रेस के पार्षद को भी एक्सेप्ट कर लिया, बीजेपी ने एमआईएम के पार्षदों को भी एक्सेप्ट कर लिया, बस कैसे भी करके सरकार बनानी है। तब जाकर बीजेपी को मात्र 82 से 82 से 88 सीटें मिली हैं। और यहां पर जो सबसे ज्यादा हैरान किया है दोस्तों, वो किया है उद्धव ठाकरे ने। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 66 सीटें जीतकर अपनी लाज बचा ली, अपनी इज्जत बचा ली और एक बार फिर साबित कर दिया कि मुंबई के अंदर ठाकरे नाम का दबदबा अभी भी है। दोस्तों, मैं कतई इस बात में बहुत फालतू की हवा नहीं भर रही हूँ। मैं अभी भी मानती हूँ असली जो किंग है वो बीजेपी ही उभर कर आई है। लेकिन मैं केवल बीएमसी की अगर बात करूं, केवल बीएमसी, इतनी ताकत, इतना पैसा, इतने संसाधन, पूरी मीडिया आपकी जेब में है, तब भी अगर बीजेपी 88 पे और उद्धव ठाकरे 66 पर आते हैं, नंबर 2 पर आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मत भूलिए, उद्धव ठाकरे के साथ 25-30 साल पुरानी एंटी इनकम्बेंसी थी। शिवसेना का करीब 25 साल से वहां मेयर है बीएमसी का, तो बीएमसी में 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेलने के बाद, पार्टी टूटने के बाद, नए सिंबल के साथ ये पहला बीएमसी का चुनाव था उद्धव ठाकरे का, जिसमें उन्होंने साबित कर दिया कि कम से कम मुंबई के अंदर तो उनका सिक्का अभी भी चलता है। लेकिन इससे एक और चीज साबित हुई है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन अगर यहाँ पर एक होकर चुनाव लड़ता तो नतीजे बिल्कुल अलग होते। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे को, ये बिल्कुल सही बात है, जो मराठी पॉकेट्स थी, जहां पर मराठा वोट बैंक है, वहां पर उनको बहुत अच्छा वोट मिला है। लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी को वो पॉकेट्स जहां पर गुजराती रहते हैं वहां पर बहुत अच्छा वोट मिला है। दोस्तों, मैं अभी भी इस बात को लेकर मेरे अंदर एक सवाल है कि अगर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी का मेयर भी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि आप देखिए, उत्तर भारतीयों का तो वोट मिला ही नहीं उद्धव ठाकरे को। और कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं जहां पर मुस्लिम वोटर बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी सीटें निकाल ली।
क्यों? क्योंकि पूर्व में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो आप सोचिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी को मुस्लिमों का वोट मिल रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। तो संभावित अगर ये पूरा गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं आ पाई, या कांग्रेस पार्टी ने खुद दूरी बनाई, क्योंकि राज ठाकरे जिस तरह के बयान दे रहे थे उत्तर भारतीयों के लिए, और कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में चुनाव लड़ना है, संभवतः इस वजह से उसने अपने आप को दूर रखा होगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर कांग्रेस पार्टी की 24 सीटें, एमएनएस की 6 और उद्धव ठाकरे की 66 सीटें मिलती, तो ये कितना बड़ा गठबंधन होता। अभी तो ये फाइनल आंकड़े के साथ मैं इसको जोड़ रही हूँ, चुनाव से पूर्व अगर ये गठबंधन हो जाता तो ये कितना स्ट्रांग गठबंधन होता। हो सकता है बीएमसी में बीजेपी की सत्ता ही नहीं बन पाती। अब बीएमसी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बीएमसी एशिया की सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कई राज्यों से ज्यादा बजट है बीएमसी का। हालांकि वो अलग बात है कि बीएमसी के काम पर बहुत भयानक सवाल खड़े होते हैं, बहुत ही अव्यवस्था है। मुंबई में आज भी ट्रैफिक जाम लगता है, मुंबई में आज भी जो मेट्रो है वो पूरी तरह से उसकी कैपेसिटी से कम चलती है वो, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो है, हर जगह आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी और वहाँ से कम्युनिकेशन करना आसान है। मुंबई में उतना आसान नहीं है। उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे अपनी साख कायम करने में कम से कम बीएमसी के अंदर, मुंबई के अंदर कामयाब हो जाते हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन ये खतरे की घंटी भी है। किसके लिए? एनडीए के लिए। दोस्तों, एकनाथ शिंदे के लिए तो एक बहुत ही मतलब शर्म की बात है ये कि उनकी पार्टी की केवल 28 सीटें आ रही हैं। सोचिए, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता के पास डिप्टी सीएम का पद है, उनके पास मात्र 28 सीटें आ रही हैं। और ऑल ओवर महाराष्ट्र की भी अगर मैं बात करूं, पूरे महाराष्ट्र की भी अगर आप देखें, तो भी एकनाथ शिंदे की पार्टी कांग्रेस से पीछे है। ऑल ओवर महाराष्ट्र अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास 329 सीटें आई हैं और एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास 374 सीटें आई हैं। मतलब आंकड़े में एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्यादा है। लेकिन आप सोचिए, एकनाथ शिंदे के पास कितने संसाधन है। महाराष्ट्र में अब कहा जाता है कि जैसा बीजेपी चुनाव लड़ती है, एकनाथ शिंदे भी वैसे ही चुनाव लड़ते हैं। उतना ही पैसा उनकी पार्टी फूकती है, उतना ही मैन पावर उनके पास है। तो आप देखिए, एकनाथ शिंदे 374 और कांग्रेस पार्टी 329, जहां कांग्रेस पार्टी ने कहते हैं चुनाव कई जगह लड़ा ही नहीं ठीक से गठबंधन नहीं हो पाया। और बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया, कैसे नहीं गठबंधन किया है बीजेपी ने। मतलब गठबंधन की सारी सीमाएं, गठबंधन धर्म की जो सारी सीमाएं तोड़कर एक नया गठबंधन का एक कैरेक्टर डेवलप कर दिया महाराष्ट्र में बीजेपी ने। तो भी एकनाथ शिंदे वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा उनको करना चाहिए। ये एक खतरे की घंटी बताता है एनडीए के अंदर। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे का यह हश्र देखकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। दोस्तों, एकनाथ शिंदे को इस चुनाव के बाद एक बात समझ में आ गई कि अब तक वो जितने भी चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो ये लोकल बॉडी चुनाव हो, ये बीजेपी के साथ की वजह से जीत रहे हैं। बीजेपी जब तक चाह रही है तब तक उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। जिस दिन बीजेपी ने उनका फ्यूज डाउन किया, उस दिन उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, इस बार के चुनाव में एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। अजित पवार और शरद पवार भी कुछ पॉकेट्स में साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो बहुत सी चीजें इस चुनाव में हुई हैं जो महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति की ओर दर्शाती हैं। आगे वाले वक्त में क्या हो सकता है? कहने वाले ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि बीजेपी या तो उनकी पार्टी भी तोड़ देगी, जैसा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे ने तोड़ी। तो आने वाला जो भविष्य है एनडीए का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यही है कि बीजेपी का एक छत्र राज हो ही गया है महाराष्ट्र में। और फिर आज बीजेपी को, जिस स्थिति में बीजेपी है, उसको किसी अलाय की जरूरत नहीं है। वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है, कॉन्फिडेंस उसने हासिल कर लिया है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उद्धव ठाकरे को आज नहीं तो कल साथ आना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत ही पैनी नजर रखने वाले लोग कहते हैं कि आज नहीं तो कल ये होना ही है, अगर एकनाथ शिंदे को अपनी पॉलिटिक्स बचाए रखनी है तो। नहीं तो बीजेपी के साथ रहकर जो हाल एकनाथ शिंदे का हुआ है, आप देख लीजिए लोकल बॉडी इलेक्शंस में, ये बताता है कि इतना पैसा फूकने के बाद, इतने संसाधन फूकने के बाद भी उनकी ये हालत है। आप सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ तब है जब चुनाव आयोग का ये हाल है। दोस्तों, परसों मतदान हुआ है, कल नतीजे आए हैं। कल सुबह नतीजों के 1 घंटे पहले फाइनल वोटिंग का शेयर आया है सामने। आप सोचिए, ये हाल है जब मशीन से हो रहा है। महाराष्ट्र के पत्रकार है सोहित मिश्रा, उनकी जुबान से मैं सुन रही थी। उन्होंने एक नई जानकारी दी कि इस बार महाराष्ट्र में जो ईवीएम के साथ वीवीपैट लगता है, वीवीपैट की जगह पैड यू नाम का कोई मशीन लगा है। और स्याही वाला कांड आपको पता ही है कि स्याही जो इस्तेमाल की जाती है विधानसभा चुनाव में, उसकी जगह मार्कर इस्तेमाल किया गया, जो बड़ी आसानी से सैनिटाइजर
और नेल पेंट रिमूवर से आसानी से मिटाकर दिखाया गया। अजित पवार की पार्टी, ये उन्होंने रोहित पवार ने भी दिखाया, या कांग्रेस पार्टी ने भी दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर उद्धव ठाकरे केवल बीएमसी के अंदर अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रह जाते हैं तो ये उनके लिए एक आशा की किरण है, कम से कम बीएमसी के अंदर तो। लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लिए फिर से एक सबक है कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो एक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ दोस्तों, जब बीजेपी एमआईएम के पार्षदों का सपोर्ट लेकर चुनाव में अपनी सरकार बना सकती है, जब बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों को अपने साथ शामिल कर सकती है, मतलब आप सोचिए क्या कुछ नहीं हुआ है महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में। कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया एकनाथ शिंदे को बाहर करने में, फिर कांग्रेस ने अपने उन पार्षदों को आउट कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, फिर वो सारे पार्षद कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए। जब बीजेपी ये सब कुछ कर सकती है तो फिर कांग्रेस किस लेवल की कर्टसी बनाए रखी हो? कांग्रेस क्यों एमएनएस, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस क्यों साथ नहीं आ सकती? कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर उसको अपने दम पर चुनाव लड़ना है तो उसको या तो उतना ताकतवर बनना होगा, और अगर वो अपने दम पर चुनाव लड़ रही तो उसको ताकत से चुनाव लड़ना तो पड़ेगा। यहाँ तो वो चुनाव नहीं लड़ी तो उसकी देखिए बीएमसी में इतनी सीटें आ गई। चुनाव अगर ठीक से लड़ती कांग्रेस तो कम से कम 40 सीटों पर आके रुकती, और अगर कांग्रेस 40 सीटों पर आके रुकती तो फिर बीजेपी का मेयर बनना मुश्किल हो जाता। जो भी हो दोस्तों, इससे एक और चीज स्पष्ट होती है जो कि कल ही मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि बीजेपी की जो आंतरिक पॉलिटिक्स है उसमें मोदी के बाद कौन वाला जो एक लड़ाई है वो इन फाइट अभी और बढ़ेगी। अभी तक उसमें दो ही नाम थे, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। अब देवेंद्र, नरेंद्र के बाद देवेंद्र, ये नाम भी आपको बखूबी दिखाई देगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वही सब कुछ कर रहे हैं जो एक वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जब उनको सूट करता है वो हिंदुत्व का ब्रांड बन जाते हैं, जब उनको सूट करता है विकास पुरुष बन जाते हैं, जब उनको सूट करता है वो अंग्रेजी में बात करने वाले, कॉर्पोरेट के साथ बड़े अच्छे संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जब उनको सूट करता है वो आरएसएस संघी बन जाते हैं। आरएसएस का तो खैर वो बहुत लाडले हैं, कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस वक्त बीजेपी में एकलौते मुख्यमंत्री जो बहुत ही लाडले हैं आरएसएस के, वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। तो बीजेपी की फ्यूचर पॉलिटिक्स भी इससे बहुत हद तक प्रभावित होती है। और मुंबई के अंदर जो मुंबई का किंग कौन है उसके लिए अभी गेम खुला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये आंकड़े जो बिल्कुल सामने हैं, इसका इस तरह का विश्लेषण ना करके, जिस तरह का विश्लेषण टीवी चैनल्स में चल रहा है, बिल्कुल बायस है, बिल्कुल गलत है। सामने आंकड़े बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरे हैं बीएमसी में। ये बताता है कि वो अपनी साख कम से कम इज्जत बचाने में तो कामयाब रहे हैं। इससे आगे उनको कहां जाना है अब उनको ये तय करना होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।